हेलो बच्चों, आगे स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? वैसे अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ कलेक्शन ऑफ लाइंस जिनके बीच में कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दे रखा हो। इट इज collection of lines sharing some common properties. For example, family of lines having y-intercept as 3 can be given as x upon lambda plus y upon 3 is equals to 1. अच्छा, स्ट्रेट लाइन के केस में क्या है? शुरू में हमने बोला था कि लाइन के इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, ठीक है? तो लाइन का इक्वेशन फिक्स करने के लिए या स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए वी रिक्वायर टू इन्फॉर्मेशंस। जब भी हमने फैमिली ऑफ लाइंस बोला तो हमने उन फैमिली ऑफ लाइंस में उस कलेक्शन ऑफ लाइन में जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है वो तो बताएंगे हम उसको। तो जैसे ही हमने एक प्रॉपर्टी बताया, एक पैरामीटर चला गया, तो उसका मतलब क्या है कि जो फैमिली ऑफ लाइंस होगा उसका जो इक्वेशन आएगा वो हमेशा एक पैरामीटर में आएगा, मतलब एक अननोन में आएगा। उस अननोन की वैल्यू जब हम अलग अलग चेंज करेंगे तो हमें उस फैमिली की अलग अलग लाइंस मिलेगा। तो जैसे अगर इक्वेशन ये है तो इसमें मैंने लैम्डा का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो आई विल गेट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। ये ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने बोला फैमिली ऑफ लाइंस विद स्लोप एज 5 कैन बी गिवन एज 5 स्लोप वाली लाइन देंगे तो y इज इक्वल टू 5x प्लस लैम्डा। लैम्डा इज ए पैरामीटर। अब लैम्डा सी टी कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ऐसे अगर हमने ये बोला ना y इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब क्या है कि 0,3 से पास कर रहा है। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, ठीक है? और y इंटरसेप्ट 3 है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी में c y इंटरसेप्ट होता है। तो इसी को अगर हम 3 को उधर ले जाए तो ये एम एक्स प्लस 3 ये उस वाली फॉर्म में हो गया, ठीक है? तो फैमिली ऑफ लाइन स्लोप विद स्लोप एज 5 इज गिवन एज दिस। ये भी एक फैमिली ऑफ लाइन है। इसमें लैम्डा का वैल्यू अगर हम डिफरेंट रखेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। ठीक है। अच्छा, फैमिली का वैसे पर्पस क्या होता है? इस आर्टिकल का पर्पस क्या है? व्हाई वी आर स्टडिंग इट? फैमिली ऑफ लाइंस में बेसिकली अगर उसने बोला कि एक लाइन है जिसका स्लोप 5 है तो उस लाइन का, उस जनरल लाइन का इक्वेशन, क्योंकि बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस, उन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन लिखना ये ठीक है इमीडिएटली, ठीक है? फैमिली ऑफ लाइंस का पर्पस क्या है, मतलब फैमिली करके क्यों बोला गया? ये आर्टिकल का पर्पस हमारे लिए क्या है कि इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में दे रखा हो उस फॉर्म को हम सीधे सीधे कैसा यूज़ कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग मच। फॉर एग्जांपल, हमारे लिए जो सबसे काम की चीज़ होगी वो क्या होगी? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू point of intersection of L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0, ठीक है? माने दो लाइन रखिए, L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करके एक पॉइंट आ जाएगा, मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, तो पॉइंट फिक्स हो गया, स्लोप वेरी करेगा। तो हम लाइन का इक्वेशन फिर ऐसे मान सकते हैं y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस अल्फा। एक तो ये तरीका हो गया कि पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व किया, फिर वो पॉइंट निकाल लिया और उस पॉइंट को यूज़ करके हमने लाइन का इक्वेशन लिख दिया समथिंग लाइक दिस, ये ठीक है, y इज इक्वल टू इस वाले फॉर्म में लिख दिया, y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा। ये आर्टिकल विल गिव अस अ वे कि हमें सॉल्व भी ना करना पड़े और हमारे पास लाइन भी आ जाए। ठीक है, तो अगर दो लाइन दे रखा है, मान लिया L1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया L2 इज इक्वल टू 0, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली कोई भी तीसरी लाइन A कैन बी गिवन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन हो गया अननोन लैम्डा में। अगर हम सॉल्व करते फिर ऐसे लिखते हैं y माइनस बीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करके मान लिया अगर पॉइंट अल्फा बीटा आता तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x माइनस अल्फा, तो भी एक इक्वेशन आ जाता वेरिएबल अल्फा में। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो यहाँ पे सॉल्व करने में हमारा टाइम जाएगा, टाइम खर्च होगा, वो यहाँ पे बच गया। इसने भी वही काम कर दिया, इसने भी पॉइंट ए से पास करने वाली एक लाइन को हमें दे दिया। ठीक है, ये वाली लाइन होगी क्यों, वैसे क्यों होगी ये, मतलब प्रूफ क्या है इस बात का, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो L1 जो है वो इस लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन तो एक्स वाई का एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ऐसे ही L2 भी एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखें, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 विल ऑलवेज बी अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y। अब अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है x एंड y का, तो डेफिनेटली इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा फॉर श्योर। तो ये एक लाइन हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने a के कोऑर्डिनेट्स रखे तो a तो L1 और L2 दोनों पे लाई कर रहा है, तो L1 तो बेसिकली x और y का कोई एक्सप्रेशन होगा, उस x और y की जगह पे जब हम a के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो बिकॉज पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब L1 वाले एक्सप्रेशन में x और y की जगह a के कोऑर्डिनेट्स रखने पे यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसमें x1 y1 रखने पे ये 0 हो गया, L2 0 हो गया इंडिविजुअली, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, चाहे लैम्डा का कोई भी वैल्यू हो। लैम्डा की हर वैल्यू के लिए दिस विल बिकम 0। तो पॉइंट ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात। तो वहाँ से तो ये हुआ कि कोई भी कर्व हो, ए तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो ये ए से तो पास करेगा ही करेगा। और दूसरा लीनियर इक्वेशन ने बताया कि स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों बात को मिला दिया, ए से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन, तो वो आ गया। ठीक है, अब देखो ए से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन तो एक L1 खुद भी है, तो अगर मान लिया हमें L1 ही चाहिए होगा, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इस वाले केस में, वो बोलेगा कि एक लाइन है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड इट ऑल्सो पासेस थ्रू 1,2। मतलब एक तो हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया, अगर मेरे को लाइन चाहिए होगा तो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन कुछ और होगा, वो जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके लैम्डा आ जाएगा। पहला इन्फॉर्मेशन कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें कन्वीनियंटली इक्वेशन वी वुड बी एबल टू राइट इमीडिएटली। उसका जो दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा उसको यूज़ करके लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने बोला कि अगर मान लिया उसने दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया कि इसका स्लोप 5 है, ठीक है, तो यहाँ से स्लोप निकाल लिया -a/b करके, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लिया, फिर उसके बाद यहाँ से स्लोप निकाल लिया। ठीक है, तो फिर अगर बाई चांस इसी का स्लोप 5 हो गया तो L1 भी एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट A से पास कर रहा है, तो हमारे आंसर में L1 आना चाहिए, तो वो यहाँ से आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 0 आ जाएगा। जब लैम्डा 0 आ जाएगा तो L2 वाला पार्ट इसमें से ख़त्म हो गया, L1 बराबर 0 आ जाएगा। मतलब ये वाली लाइन है। कहने का मतलब क्या है
कि उसने बोला कि लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करा है, एंड जो उसने दूसरा प्रॉपर्टी बताया वो प्रॉपर्टी मान लिया L1 के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ये ठीक है, L1 ही उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे आंसर में भी लाइन L1 आना चाहिए। तो वो बताएगा कि वो आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू अपने आप 0 होगा तो यहाँ से L1 आ जाएगा, ठीक है। बट यू शुड अप्रिशिएट कि अगर वो प्रॉपर्टी L2 को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इस इक्वेशन से L2 नहीं आ पाएगा, जिस फॉर्म में ये इक्वेशन लिखा हुआ है उस फॉर्म से L2 नहीं आ पाएगा। क्यों? अगर वो प्रॉपर्टी L2 को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो यहाँ से L1 जाना चाहिए। जब हमने पहली बार बोला था कि L2 यहाँ से जाना चाहिए तो वो तो आसान है कि हम लैम्डा को 0 रख दें तो ये L2 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, L1 बचेगा। बट यहाँ से L1 नहीं जा पाएगा अगर हमने इस फॉर्म में लिखा है। थियोरेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्डा से अगर डिवाइड किया तो L1 अपॉन लैम्डा आ गया, तो L1 को अगर मेरे को हटाना है तो लैम्डा इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी L1 वाला चीज़ खत्म होगा। अब इन्फिनिटी किसी इक्वेशन से सॉल्व करके आता नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि कुछ आएगा नहीं यहाँ से। तो फिर क्या आएगा? अगर मान लिया हमने बोला कि एक लाइन है L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एंड फिर कोई और प्रॉपर्टी बता दिया, चाहे वो पॉइंट बता दिया, स्लोप बता दिया, इंटरसेप्ट बता दिया, कुछ भी बता दिया, और वो जो प्रॉपर्टी है मान लिया वो L2 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे आंसर में L2 आना चाहिए। बट यहाँ से L2 निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा, ये ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद वो एब्सर्ड इक्वेशन बन जाएगा। ये ठीक है, यू विल फाइंड कि जब तुम लैम्डा निकालने चलोगे तो लैम्डा तो गायब हो जाएगा उसमें से, एंड इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा 2 बराबर 0, 3 बराबर 5, कुछ ऐसा जो इक्वल नहीं हो सकता। तो वहीं से मेरे को हिंट लग जाना चाहिए कि अच्छा ये तो L2 का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो नटशेल में हमने क्या बताया कि लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ए से पास करने वाला सिंगल पैरामीटर लैम्डा है, उसमें ये इक्वेशन लिखा गया कन्वीनियंट फॉर्म में। कन्वीनियंट फॉर्म में मतलब विदाउट कैलकुलेशन के ही डायरेक्टली लिख दिया हमने ये। तो बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस का पर्पस क्या है? कैलकुलेशंस को सॉल्व करना, कैलकुलेशंस को सेव करना, कम कैलकुलेशन हो ताकि। फिर हमने बोला कि अगर इस लाइन से, इस इक्वेशन से अगर हमें खुद लाइन L1 चाहिए होगा निकल आएगा, बट अगर इस इक्वेशन से हमें लाइन L2 चाहिए होगा तो वो नहीं निकलेगा अगर हमने इस फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। उसके लिए तो हमें हिंट कैसे मिलेगा कि ये जो इक्वेशन है जब हम इसमें इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो एक एब्सर्ड सा रिलेशन आ जाएगा विच वॉन्ट बी ट्रू। तो नोट 1 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1, मान लिया ये 1 है, वी कैन नॉट ऑब्टेन लाइन L2, तो उसको हमें अलग से देखना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर उसने बोला कि एक लाइन है जो L1 बराबर 0 का मतलब है कोई भी इक्वेशन एक लाइन का लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, तो हम उसको तुरंत L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 ही मानेंगे, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ line L if it passes through point of intersection of टू एक्स प्लस 3y is equals to 7 and first part it also passes through 1,1. Second part it has slope 2. Third part it has y intercept as
7/3, मतलब 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। सोल्यूशन, लेट L इज L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। तो L1 लिखने के लिए पहले सबको एक तरफ ले आए, तो x प्लस 2y माइनस 5, ये तो हो गया L1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों के लिए यही चल जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन चला सकते हैं। चलो, अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला, इट पासेस थ्रू 1,1, ठीक है। अगर 1,1 से पास कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट में 1,1 सेटिस्फाई कर दिया, तो पुट 1,1 इन इक्वेशन 2, तो रख दिया यहाँ पे। तो 2 + 1 3 माइनस 5 2 हो गया, प्लस लैम्डा साइन 5 माइनस 7, ये भी -2 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, लैम्डा के लिए -1 रख दिया, तो x प्लस 2y माइनस 5 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो x में से 2x गया, -x 2x माइनस y प्लस 2 बराबर 0, और दिस इम्प्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर, इट हैज़ स्लोप 2, ठीक है, स्लोप बराबर 2 बराबर -a/b बराबर -a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसमें x का कोफिशिएंट यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से 2 लैम्डा आएगा, तो हो गया 1 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, यहाँ से 2 यहाँ से 3 लैम्डा, तो 2 + 3 लैम्डा, इसको इधर ले गए, तो 4 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू -1 -2 लैम्डा, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू -5 और लैम्डा इज इक्वल टू -5/8, ठीक है। ये वाला वैल्यू फिर इसी में रख दिया, तो x प्लस 2y माइनस 5 माइनस 5/8, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 8x माइनस 10x हो गया -2x, 16y माइनस 15 हो गया प्लस y, -5 40 प्लस 35, ये आ गया हमारा इक्वेशन, ये ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, विच सेज इट हैज़ y इंटरसेप्ट as 7,3, ये ठीक है। उसका मतलब क्या है, इट पासिस थ्रू 0,7/3। y इंटरसेप्ट 7/3 होने का मतलब क्या है कि y एक्सिस को 7/3 0,7/3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इट इज़ एज गुड एज दिस क्वेश्चन। इसमें बोला था कि 1,1 से पास करा है, अब हम बोलेंगे 0,7/3 से पास करा है, तो रख दिया हमने 0,7/3, तो यहाँ 0, यहाँ प्लस 14/3 -5 प्लस लैम्डा, ये हो गया 0 प्लस 3 × 7/3 -7 बराबर 0, तो ये कैंसिल, 7 - 7 0, ये कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा -1/3 बराबर 0। अब ये जो एब्सर्ड रिलेशन आया है कि -1/3 इज इक्वल टू 0, दैट शुड गिव यू द हिंट कि ये लाइन L2 खुद ही है, ठीक है। ये वाली लाइन है, क्योंकि इसमें अगर x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 7/3 आएगा। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड लाइन इज लाइन L2।
ठीक है। Question 2. Let equations of AB BC and CA are given then find orthocenter of triangle ABC। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि ऐसे ए बी सी के इक्वेशन दे रखे हैं और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया ऐसे, तो ऑर्थो सेंटर का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ए बी मान लिया L1 है, बी सी मान लिया L2 है, ए सी मान लिया L3 है, तो मेरे को ये पॉइंट चाहिए। तो ऑफकोर्स एक तरीका तो ये हो गया कि हम L1 L2 को सॉल्व कर लें, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें L2 का स्लोप पता है, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो ऐसा करके AH आ जाएगा, वैसे ही BH आ जाएगा, फिर H के लिए सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो लाइन है AH, ये तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इसको L1 प्लस लैम्डा L3 बराबर 0 मान सकते हैं। ऐसे ये जो BH है, ये L1 और L2 से पास कर रहा है, तो इसको L1 प्लस म्यू, क्योंकि अलग मानना पड़ेगा लैम्डा अगर यहाँ ले लिया, तो L1 प्लस म्यू L2 बराबर 0 मान सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, AH का इक्वेशन इज L1 विच इज x प्लस 2y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स L3 इज 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, और हमने क्या बोला, स्लोप ऑफ AH इंटू स्लोप ऑफ L2 बराबर -1। दिस इम्प्लाइज AH, इसका स्लोप वही माइनस बी अपॉन ए से -1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन ये। ठीक है, ए अपॉन बी होता है तो x का कोफिशिएंट यहाँ से 1 आया प्लस 2 लैम्डा, y का कोफिशिएंट ऐसे 2 आएगा प्लस 3 लैम्डा, तो 2 प्लस 3 लैम्डा ये हो गया। L2 का स्लोप मतलब इसका स्लोप दिख रहा है ऐसे ही 1 है, दिस इज गिवन एज -1, ये -1 ये आ गया, ये L2 का स्लोप आ गया, BC का स्लोप यहाँ से, AH का स्लोप यहाँ से, AX प्लस BY प्लस C में स्लोप माइनस A अपॉन B होता है, वही वाली चीज़ यूज़ की गई। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 2 लैम्डा बराबर 2 प्लस 3 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो AH का इक्वेशन आ गया। अब -1 रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2x में से x गया x, 3y में से 2y गया y, एंड -9 में से -5 गया -4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये एक ऑल्टीट्यूड आ गया। अब ऐसे दूसरा ऑल्टीट्यूड निकाल लिया। BH का जो इक्वेशन है उसको हम मान सकते हैं L1 प्लस म्यू L2, तो x प्लस 2y माइनस 5 प्लस म्यू टाइम्स x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगेन इसका स्लोप हो जाएगा -1 प्लस म्यू अपॉन 2 माइनस 2 म्यू।
माइनस ए अपॉन बी होता है स्लोप, तो 1 प्लस म्यू, एक्स का कोफिशिएंट तो ये हो गया, वाई का कोफिशिएंट हो गया 2 माइनस म्यू, ये हो गया, इनटू जो बी एच है वो ए सी के परपेंडिकुलर, तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना हो गया -2/3. दिस इज गिवन एज -1, विच इम्प्लाइज ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले गए, इसको यहीं मल्टीप्लाई किया, तो -2 से -2 म्यू, और इधर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 म्यू. ठीक है, तो अगर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8. तो म्यू इज इक्वल्स टू 8 आने से इस बी एच का इक्वेशन कितना हो जाएगा 8 और 1 9x, -8 + 2 तो -6y, और 56 और -61 इक्वल्स टू 0, ये आएगा. ठीक है, अब ये ए एच और बी एच आ गया, तो फॉर एच सॉल्व, एक तो ये हो गया x + y इज इक्वल्स टू 4, एक हो गया 9x - 6y इज इक्वल्स टू 61. तो ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो y चला जाएगा, तो यहाँ से अगर 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो कितना हो जाएगा 24 25 85, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 17/3. y के लिए 9 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये चला जाएगा, फिर हो जाएगा 15y, और 9 मल्टीप्लाई करके 36 में से ये घटा दिया तो -25. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -5/3. तो ऑर्थो सेंटर कितना हो गया 17/3, -5/3. दिस इज द आइडिया. अगर मान लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक है तो यू कैन सी, बट आइडिया ऐसे कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2. नोट 1, if we need to prove that ax plus by plus c is equals to 0 passes through a fixed point, then we must get an equation which is linear in coefficients a, b, c. फिर इसी के अंदर also the fixed point can directly be obtained by making constant term same as in and then comparing with given equation. इसको हम काइंड ऑफ शॉर्टकट बोल सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर उसने कहीं पे ये बोल दिया कि एक वेरिएबल लाइन है कि ax + by + c = 0, फिर आगे कुछ भी क्वेश्चन डिफाइन किया और लास्ट में जाके बोला उसने कि प्रूव दैट इट पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट.
ठीक है, तो जैसे हमने ये सुना वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ए बी सी के अंदर डेफिनेटली वी शुड गेट एन इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन, ये ठीक है, ये मिल जानी चाहिए। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है डेफिनेटली उसको यूज़ करके मिल जाएगी। फिर उस लीनियर इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि जिस फॉर्मेट में लाइन लिखा हुआ है, जैसे लाइन लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उसी फॉर्मेट में हम वो जो इक्वेशन हमें मिला ए बी सी में लीनियर उसको लिखेंगे। मतलब ए बी सी सबको एक साइड ले आए। फिर अगर इसमें सी का कोफिशिएंट 1 है तो उसमें भी सी का कोफिशिएंट 1 बनाया। 1 बनाने के बाद हमने देखा कि इसमें जहाँ पे एक्स और वाई लिखा है उसकी जगह उस इक्वेशन में क्या लिखा है, जो भी एक्स और वाई की जगह लिखा होगा वही फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट a, 3b, 7c are in AP, then prove that the line ax plus by plus 3c is equals to 0 passes through a fixed point and also find that fixed point। अगर देखो ये AP में है तो 2 × 3b बराबर a प्लस 7c। ठीक है, अगर उसमें बोला कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 3c पास कराए फिक्स्ड पॉइंट से, तो ऐसा बोलते ही जैसे हमने ये पढ़ा ना कि इट पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अब मेरे को ए बी सी में एक लीनियर इक्वेशन ढूंढना है। तो लीनियर इक्वेशन सीधा सीधा यहीं से मिल गया कि दीज आर इन ए पी। ठीक है, अब पॉइंट भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा, मतलब ए बी सी को एक तरफ ले आए तो आ जाएगा a माइनस 6b प्लस 7c बराबर 0। फिर हमने क्या किया, c का कोफिशिएंट सेम बनाया। अगर यहाँ पे 3c है तो यहाँ पे भी 3c बनाया। तो 3c के बनाने के लिए 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/7a माइनस 18/7b प्लस 3c। अब ये एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आ गया एंड कांस्टेंट टर्म सेम हो गया। सेम फॉर्मेट का मतलब ऐसा नहीं कि हम 3c राइट हैंड साइड पे बना लें, फिर उल्टा हो जाएगा, माइनस का दिक्कत आ जाएगा। तो जिस हिसाब से ये लिखा है उसी हिसाब से ये लिखा। तो अगर लाइन का इक्वेशन उसने y = mx प्लस c दिया होता तो हम भी जो भी हमें फिर c और m पैरामीटर हो जाता, उसके टर्म्स में हमें एक रिलेशन मिल जाता पक्का, उस रिलेशन को भी हम यूज़ करके फिक्स पॉइंट निकाल देते। तो अभी तो ऑफकोर्स a के साथ क्या है x, यहाँ पे क्या है 3/7, तो यहीं से ऐसे ही बोल सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट जो है वो कितना होना चाहिए 3/7 माइनस 18/7। लाइन जो है वो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा। क्यों पास करेगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हमने यहाँ रखा तो ये रिलेशन आएगा विच इज़ ट्रू। तो विच इज़ ट्रू का मतलब क्या है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी जो रिलेशन आ रहा है वो सही है। सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे पास कर रहे हैं। यही प्रूव करना है कि इट विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट यही है। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे। क्वेश्चन प्रूव दैट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 passes through one of the two fixed points if this is true।
ठीक है, तो कुछ भी नहीं, अगर हमने बोला कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पक्की बात है कि यहाँ से लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, अभी तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक से लीनियर कैसे लाएंगे, ऐसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे 6ab ले आए तो a माइनस 3b का होल स्क्वायर हो गया और इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज a माइनस 3b माइनस 2c बराबर 0 और a माइनस 3b प्लस 2c बराबर 0। इनमें से एक रिलेशन पक्का सही होना चाहिए। अब अगर ये रिलेशन सही है तो c का कोफिशिएंट 1 बनाया, क्योंकि इस इक्वेशन में c का कोफिशिएंट 1 है, तो उसके लिए -2 से डिवाइड करेंगे। अब जो a और b के साथ आएगा वो सीधा सीधा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आएगा। तो अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो -12, 3/2, या तो ये फिक्स्ड पॉइंट होगा, यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, -3/2। तो अगर ये सही है तो फिर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, -12, 3/2, या तो लाइन इससे पास करेगा, एंड अगर ये सही है तो फिक्स्ड पॉइंट 2 क्या हो गया, 1/2, -3/2। तो देखो अगर ये लाइन है और ये रिलेशन ट्रू है तो जो भी लाइन होगा उसमें ABC की कोई भी वैल्यू रखो, अगर हम ABC की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे विल गेट डिफरेंट लाइन, इसीलिए ये वेरिएबल लाइन है। बट ABC की ABC की वैल्यूज ऐसे रखेंगे कि ये रिलेशन सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, अब ये रिलेशन सेटिस्फाइड रहे उसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो पॉइंट ये आ गया, ये दूसरा 0 है तो पॉइंट ये आ गया। तो लाइन पक्का इन्हीं दोनों में से एक पॉइंट से पास करेगा फॉर श्योर। ये तो अभी स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आ गया, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, ये सब भी आएगा। उसमें काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि उसने कुछ भी क्वेश्चन डिफाइन किया, फिर उसने बोला कि प्रूव दैट दिस वेरिएबल लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे उसने ये बोला वैसे हमें समझ में आना चाहिए कि पक्की बात है कि जो लाइन है वो L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आ जानी चाहिए। लैम्डा का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर पड़ा होगा। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि फिक्स पॉइंट से पास कराए तो डेफिनेटली वो L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आएगा। फिर उस वाले केस में हम क्या करेंगे कि जो भी पहले तो लाइन में पैरामीटर ढूंढेंगे, फिर पैरामीटर वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको अलग कर दिया। तो जो पैरामीटर के साथ कोफिशिएंट में आ रहा होगा वो तो L2 का काम करेगा, जो विदाउट पैरामीटर के आ रहा होगा वो L1 का काम करेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, देखो L1 प्लस लैम्डा L2 जो है वो म्यू L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लाइन के अंदर दो पैरामीटर हो, कोई बात नहीं, दोनों को सेपरेट कर लिया, पहले पैरामीटर के साथ कुछ आ जाएगा प्लस दूसरे पैरामीटर के साथ कुछ आ जाएगा। तो पहले पैरामीटर के साथ जो आएगा वो हमारी एक लाइन हो जाएगी, वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, और दूसरे पैरामीटर के साथ जो आएगा वो हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो note 2, if in question it is to be proved that line passes through a fixed point, then
we will get it in the form of L1 plus lambda L2 is equals to 0. ठीक है, लैम्डा मतलब सम पैरामीटर, ठीक है, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट can be obtained by solving L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0. Question. Find the point through which the line sin theta plus 2 cos theta times x plus 3 sin theta minus cos theta times y plus 5 sin theta is equals to 0 always passes. सोल्यूशन, उसने बोला कि वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट के थ्रू ये लाइन हमेशा पास करेगा, ठीक है। तो इस डेफिनेटली वही जो हमने बोला कि L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आने ही आना चाहिए। तो इस इक्वेशन में हमें दो चीज़ दिखाई दे रही है, साइन और कॉस। तो हमने साइन को अलग कर दिया, कॉस को अलग कर दिया। तो साइन वाले टर्म्स के साथ क्या क्या आया, यहाँ से तो आ गया x, यहाँ से आ गया 3y प्लस 5। तो ऐसे ही कॉस थीटा वाले टर्म के साथ कितना आया, यहाँ से आ गया 2x, यहाँ से आ गया y बराबर 0। तो अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा टाइम्स 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा L1 हो गया, ये लैम्डा हो गया, ये L2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमें फिक्स्ड पॉइंट चाहिए तो फॉर फिक्स्ड पॉइंट सॉल्व x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 L1 एंड 2x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y की जगह 2x रख दिया तो यह आ जाएगा 7x। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/7। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 10/7। सो दिस एम्प्लाइज कि लाइन हमेशा फिक्स्ड पॉइंट माइनस 5/7 माइनस 10/7 इससे पास हमेशा ही करेगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखिए। लेट ए वेरिएबल लाइन ax plus by plus c is equals to 0 is given such that algebraic sum of length of perpendiculars from A, B, C from ABC always vanishes. Then prove that it passes through a fixed point. देखो, let a variable line ax plus by plus c
के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए बी सी से, ठीक है, मान लिया लाइन ये है और ए बी सी कुछ ऐसे 3 पॉइंट है, इनसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया P1 P2, यहाँ से मान लिया गया P3, ठीक है। अब मान लिया ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो P1 कितना हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, ठीक है। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसने क्या बोला, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 हो गया। अब देखो अगर दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 हो गया तो मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मॉड 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 को ऐड करेंगे तो कैंसिल कौन करेगा, ये तो तीनों पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बोलें कि मतलब ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव 0 कैसे हो सकता है, जब या तो तीनों ही 0 हो जाए। तीनों 0 होने का मतलब कि ए बी सी तीनों ही पॉइंट इस लाइन पे आ गया, तो फिर तो लाइन वेरिएबल बचा ही नहीं, ठीक है। इसी के लिए उसका मतलब क्या है कि ऐसे मॉड नहीं लगाएंगे, यदि मॉड लगा के अगर करेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, एलजेब्राइक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि तुम मॉड मत लगाओ, बस ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ये x1 y1 है, मान लिया ये x2 y2 है एंड मान लिया ये x3 y3 है, कि मॉड मत लगाओ, ऐसे लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो रूट तो अभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट ये ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फिर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक लाइन के एक तरफ हमेशा सेम साइन आता है, तो अगर a के लिए मान लिया ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो b के लिए भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आया कि अगर इसको 0 होना है तो कम से मतलब पॉइंट लाइन के दोनों तरफ होनी चाहिए। पॉइंट लाइन के दोनों तरफ होगा तभी एक तरफ से पॉजिटिव वैल्यू आ रहा होगा, दूसरी तरफ से नेगेटिव आ रहा होगा, वो कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं P1 क्या हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। P2 कितना हो जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही P3 विल बी ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेके हटा दिया, ठीक है। a के साथ कितना आया, x1 प्लस x2 प्लस x3। b के साथ कितना आया, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस c को ऐड किया तो 3c बराबर 0। तो जैसे हमने पहले बोला था, अच्छा ए बी सी गिवन पॉइंट्स हैं तो ऑफकोर्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर गिवन नंबर्स। तो जैसे हमने पहले बोला था कि अगर कभी भी हमने ये बोला था कि ये लाइन फिक्स्ड पॉइंट से पास करे तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे तो हमने बोला कि L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 के फॉर्म में पक्का आ जाएगा। उस एंगल से सोचें तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन से C उठाया और यहाँ रख दिया, तो इस लाइन में केवल A और B आएगा। अगर हमने C को एलिमिनेट कर दिया, A और B आएगा तो हमने इसकी तरफ कर दिया कि A को अलग कर लिया, B वाले टर्म्स को अलग कर लिया, तो A टाइम्स L1 प्लस B टाइम्स L2 बराबर 0 आ जाएगा। फिर L1 और L2 को सॉल्व करें तो फिक्स्ड पॉइंट आ जाएगा। एक तो ये वाला तरीका भी सही है, बट ऑफ कोर्स ऐसे करेंगे नहीं। इससे भी बहुत फास्ट तरीका क्या होगा, जो हमने इससे पहले बोला था कि अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है तो ए बी सी के अंदर एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा, तो वो आ गया ऑलरेडी। फिर हमने क्या बोला कि वहाँ से फिक्स्ड पॉइंट तुरंत बता सकते हैं। जिस फॉर्म में लाइन लिखा है, मतलब ए बी सी तीनों एक ही साइड है, इसमें भी हमने एक ही साइड कर लिया तो वो ऑलरेडी है। फिर c का कोएफिशिएंट 1 है तो इसमें भी c का कोएफिशिएंट 1 बनाया, तो 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया। तो इसको ऐसे लिख लें x1/3 प्लस b टाइम्स सिग्मा y1/3 प्लस c बराबर 0।
ये ठीक है, ए सिग्मा x1/3 प्लस बी सिग्मा y1/3 प्लस सी बराबर 0। अब देख रहे हैं हमने x और y की जगह पे ये दोनों आ रहा है, सो दिस वुड इम्प्लाई कि फिक्स्ड पॉइंट कितना होना चाहिए, सिग्मा x1/3 कॉमा सिग्मा y1/3, ये होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब अगर उस लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो सम है, एल्जेब्राइक सम है, अगर वो वैनिश हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो वो वाला लाइन उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से पास करना चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल। एक और क्वेश्चन, लेट AB is x plus 2y is equals to 8, BC is equals to ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। कुछ भी नहीं, ऐसे मतलब चार, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, एंड मान लिया ये D है। ठीक है, चार साइड्स की इक्वेशन दे रखी हैं ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और डायगोनल AC का इक्वेशन चाहिए। तो एक तो सिंपली है कि इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो C आ जाएगा, फिर उन 2 पॉइंट फॉर्मूला के AC आ जाएगा। दूसरा क्या है, AB मान लिया ये L1 है, ये L2 है, ये CD L3 है, DA मान लिया L4 है। अगर हमें AC का इक्वेशन चाहिए तो AC तो L1 और L4 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इसलिए इसका इक्वेशन मान सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L4 इज इक्वल्स टू 0। यही लाइन L2 और L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है, तो AC का ही इक्वेशन ऐसे ही मान सकते हैं L2 प्लस म्यू L3 बराबर 0। अच्छा, अब ये जरूर याद रखेंगे कि यहाँ लैम्डा नहीं ले सकते, दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी, जरूर होना है। तो L1 प्लस लैम्डा L4 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया तो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा x प्लस 2 माइनस 5 लैम्डा y, ठीक है, और बराबर 8 प्लस 8 लैम्डा ये आएगा। ठीक है, L2 और L3 ये दोनों, तो इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके या फिर इस किसी भी एक को म्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो मान लिया हमने इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो ऐसे आ जाएगा 3 प्लस म्यू टाइम्स x प्लस 4 माइनस 2 म्यू टाइम्स y प्लस 5 प्लस 6 म्यू बराबर 0। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों ही इक्वेशन AC का है तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3 प्लस म्यू बराबर 2 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 4 माइनस 2 म्यू बराबर -8 लैम्डा अपॉन 5 प्लस 6 म्यू। ठीक है,
अब देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो होता है ना कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लिखा है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, ऊपर a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लिख दिया, या फिर दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू a माइनस टू सी अपॉन बी माइनस टू डी, इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ दिया, तो यही रेशो क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लैम्डा चला जाएगा, तो 2 माइनस 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 म्यू, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें से अगर मेरे को म्यू हटाना होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, तो अब कितना होगा 2 और 2 4, तो 8 में से 5 गया 3 लैम्डा, 2 तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और ये 0 हो गया, मतलब इसके बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों से अगर मेरे को म्यू उड़ाना होगा तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, तो 3 दूनी 6 में से ये गया -2, 15, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया। पर्पस क्या है कि ये 6 और 6 चला जाएगा, तो 3 17 हो जाएगा, 3 6 ये -2 हो गया, -15 -23 लैम्डा। ये ठीक है, अब इन दोनों जगह से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दिया तो हमारा AC का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर्स। of two straight lines is the locus of a point which is equidistant from two lines। ठीक है, तो मान लिया हमने लेट L1 is A1x plus B1y plus C1 is equals to 0, L2 is A2x plus B2y plus C2 is equals to 0। ठीक है, ये L1 हो गया, ये मान लिया L2 हो गया। तो एंगुलर बाइसेक्टर को हमने डिफाइन कैसे किया है? डिफाइन हमने ऐसे किया है, इट इज़ लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये ठीक है, जो दोनों लाइनों से इक्विडिस्टेंट है। तो मान लिया अगर हमने यहाँ एक पॉइंट लिया, पॉइंट P, इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला, तो ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर है तो जो P का लोकस होगा वही एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो मान लिया ये H, K है, तो P1 बराबर P2, माने ये लेंथ P1 है, ये P2 है। ठीक है, यार उल्टा बोल दिया, चलो। P1 कितना हो गया L1 से डिस्टेंस, तो P1 कितना हो जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये P1 हो गया। ऐसे ही P2 हो जाएगा A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस
b2 स्क्वायर, ये हो गया ये। ठीक है, अब लोकस कैसे निकालते हैं कि हमने पहले पॉइंट को h कॉमा k बोला, फिर उसमें जो भी प्रॉपर्टी दे रखा है उसको यूज़ किया और एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब जो रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स आ जाए h और k के अंदर, वही लोकस दे देगा। बस h और k को हटा के हमने क्या लिख दिया उसमें, x और y। ठीक है, तो उस लॉजिक से ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, ये इसमें कहीं कोई पैरामीटर नहीं है। a1 b1 a2 b2 c2 ये सब तो ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन गिवन है, इन्हीं का तो हमें एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो ये तो नोन क्वांटिटी हो गया, एच के का लोकस निकाल ही रहे हैं। तो हमने ऐसे ही बस क्या किया, एच के की जगह एक्स वाई रख दिया। ठीक है, दोनों तरफ से मॉल्ट तो एक तरफ प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, यही एंगुलर बाइसेक्टर हो गए। दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लाइन L1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस L2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं ये। ठीक है, मान लिया ये L3 L4 है। अब देखो इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है। पहली बात, अगर हमने प्लस साइन लिया तो यहाँ पे प्लस साइन लिया, ये तो एक नंबर होगा डिनोमिनेटर में, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई में। फिर ऐसे हमने माइनस साइन लिया तो एक दूसरी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी एक्स एंड वाई में। तो इससे तो हमें क्या पता लगा कि जो एंगुलर बाइसेक्टर हैं, मतलब जो लोकस आया वो स्ट्रेट लाइन आया, दो लाइन आए, प्लस करके एक लाइन आ गया, माइनस से दूसरा लाइन आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, पहली बात। दूसरा, जैसे लिखा है ना L1 अपॉन इतना बराबर प्लस माइनस, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, रूट को इधर ले जाऊं और सब को इधर ले आए, तो ये ऐसे हो जाएगा L1 प्लस माइनस दिस अपॉन दिस टाइम्स L2। तो अगर हम रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर को लैम्डा बोल दें, तो ये इक्वेशन तो इस फॉर्म में आ गया, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। तो पहला चीज़ तो हमने बोला कि देखो इक्वेशन लीनियर आया है, उसका मतलब क्या है कि पक्का ये स्ट्रेट लाइन है। दो इक्वेशन लीनियर आए हैं तो मतलब दो स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड थिंग हमने क्या बोला कि जो इक्वेशन आया है दैट कैन बी रिटन, यहाँ से चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला लो, ये इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या है कि जो लाइन आए हैं वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगा, फैमिली ऑफ लाइंस यूज करके। L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, पहली बात पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। दूसरा बात L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तीसरा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएं ऐसे, फिर एक बार प्लस वाला लाइन आ गया, एक बार माइनस वाला आ गया, प्लस वाले से L3 आ गया, माइनस वाले से मान लिया L4 आ गया। इन दोनों लाइनों का अगर हम स्लोप निकालें, ठीक है, काफ़ी कम्बरसम आएगा, a1 टाइम्स दिस माइनस a2 टाइम्स दिस, फिर ऐसे ही दूसरा आ जाएगा। अगर हम स्लोप निकालें, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट m1 m2 -1 आएगा हमेशा, चाहे a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहे कुछ भी हो। तो उससे हमें पता लगेगा कि ये जो दो लाइंस आए जिनको हम एंगुलर बाइसेक्टर्स बोले हैं, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसके साथ हमने क्या क्या बोला कि एक तो देखो ये हो गया, एक ये हो गया, इनमें से एक L3 होगा, एक L4 होगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ये मान लिया पॉइंट A है। तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आए। रिजल्ट 1,
ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर्स आर पेयर ऑफ mutually perpendicular straight lines passing through point of intersection of L1 and L2। ये ठीक है, angular bisector are pair of mutually perpendicular straight lines which will be passing through point of intersection of L1 and L2। तो क्या क्या बता दिया, तीनों चीज़ बता दी। स्ट्रेट लाइन होगा ये बता दिया, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, मतलब उस डायग्राम के हिसाब से पॉइंट ए से पास करेगा, ये बता दिया। एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब बाइसेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये बता दिया। तीनों चीज़ बता दिया हमने, ठीक है। वो तो तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये लाइन जो L3 है ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल L1 और L2 के बीच में थीटा, ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो दो लाइंस है L1 L2, ये L1 है ये L2 है, इनके बीच में अगर इधर एंगल थीटा है तो इधर की साइड ये एंगल कितना बचा, पाई माइनस 2 थीटा। तो ये अगर L4 अगर दूसरा बाइसेक्टर है तो ये भी आधा आधा एंगल हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 थीटा का आधा हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो 90 हो गया। इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ेंगे, थीटा थीटा कैंसिल, 90 बचा, तो ये 90 मतलब ये बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर आएगा हमेशा। वैसे तो जो एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या है कि उस पॉइंट का लोकस जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो जब ये इक्विडिस्टेंट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, थीटा थीटा, तो ये मतलब ये एंगल बराबर नहीं है, मतलब अभी हमने ऐसे देखा कि ये डिस्टेंस इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए दोनों के लिए बराबर है, और हाइपोटेन्यूज भी बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूज भी बराबर है एंड परपेंडिकुलर भी बराबर है। तो उसका मतलब क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ये दोनों एंगल थीटा थीटा बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो डेफिनेशन था उसमें तो ये बोला गया था कि ये जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, और कुछ नहीं पता अभी हमें रिजल्ट। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हैं तो हमने ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, थीटा थीटा, थीटा थीटा बराबर हो गए। तब हमने बोला कि इसका मतलब तो ये हो गया कि जो एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं वो लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। अब ये सुनने में फ़नी लगेगा कि नाम ही एंगुलर बाइसेक्टर है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, डेफिनेशन तो ये है एंगुलर बाइसेक्टर के, परपेंडिकुलर लेंथ बराबर है, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये तो डिराइव्ड प्रॉपर्टी है, ये तो बाद में डिराइव हुआ कि अच्छा एंगल भी बराबर है, ठीक है। रिजल्ट 1 ये हो गया। रिजल्ट 2, देखो एंगुलर बाइसेक्टर का जो पेयर आएगा जैसे L3 और L4 वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो L3 जो है वो तो L1 और L2 के बीच के ये एंगल बराबर बाइसेक्ट कर रहा है, बट जो लाइन है वो L3 और L4 मतलब वो बाइसेक्टर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन्स है जैसे L1 जो है वो बाइसेक्टर्स के साथ एक थीटा बना रहा है, एक पाई बाई 2 माइनस थीटा बना रहा है, तो इन जनरल ये बराबर है ही नहीं, ये ठीक है। मतलब एंगुलर बाइसेक्टर जो है L3 L4 वो L1 L2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, वेल एंड गुड, पर जो बाइसेक्टर्स हैं दे विल नॉट, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो लाइंस हैं L1 L2 उनके बीच के एंगल को एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट करेगा, मतलब L3 एंड L4 विल बाइसेक्ट।
बट L3 एंड L4 के बीच का जो एंगल है उसको लाइंस बाइसेक्ट नहीं करेगा इन जनरल। ये ठीक है। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि अगर L1 L2 खुद परपेंडिकुलर हो जाए, ये ठीक है, मतलब लाइंस के बीच का एंगल 90 हो जाए, तब क्या होगा, ये पूरा 90 है तो 45 हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा। तो मतलब लाइंस विल बी बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगुलर बाइसेक्टर्स ओनली व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये ठीक है। तो इन जनरल L1 and L2 are not angular bisectors of L3 and L4। ये ठीक है। They will bisect angle between bisectors only if L1 is perpendicular to L2। अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तभी ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट 2। अब आता है रिजल्ट 3। रिजल्ट 3 में देखो अब क्या क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मानिए लाइंस ऐसे पैरेलल हो जाए, ठीक है, तब तो वो पॉइंट जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है वो एग्जैक्टली इनके मिडिल में लाई करेगा ऐसे करके। ठीक है, तो एंगुलर बाइसेक्टर्स में से क्या होगा, एक एंगुलर बाइसेक्टर तो हो जाएगा दोनों लाइंस के जस्ट मिडिल वाली जो लाइन है, और दूसरा बाइसेक्टर गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो A1 B1 और A2 B2 बराबर बनाया जा सकता है। तो प्लस और माइनस में क्या होगा, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग तो एक्स और वाई कैंसिल ही हो जाएगा दोनों तरफ, और दूसरे माइनस के करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 है, ये ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0 है, तो जो बाइसेक्टर होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस C1 प्लस C2 बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब मिड में आ जाएगा इनका जो कोफिशिएंट है ना। ये ठीक है, ये एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। तो चलो इसको रिजल्ट 4 बोल दिया कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका एक ही बाइसेक्टर आएगा, दूसरा ऐसे वो उसका इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, अब रिजल्ट 3 में चलो पहले तो कुछ जगह बना लेते हैं। मान लिया ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये इसके परपेंडिकुलर L4 हो गया। ठीक है, अगर मान लिया कोई भी लाइन L है, ठीक है, कोई भी लाइन मान लिया L है, वो L1 और L2 से इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, L1 और L2 से इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो लाइन L3 के या L4 के पैरेलल होगा। तो मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि इफ एनी लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल with L1 and L2 then it must be parallel to one of the angular bisectors। क्यों? बहुत सिंपल है। यहाँ मान लें कोई लाइन है जो L1 और L2 से इक्वल एंगल बना रहा है, बराबर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है सब बराबर ही एंगल बनाएगा। दो पैरेलल लाइन तीसरी लाइन से इक्वल ही एंगल बनाता है। तो मान लें यहाँ एक लाइन है L जो L1 L2 से इक्वल एंगल बना रहा है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है वो सब इक्वल एंगल बनाएगा। तो बनाते इस लाइन को हम यहाँ ले आए, तो ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है,
एंड L1 और L2 से इक्वल एंगल बना रहा है। अब इस पॉइंट से पास करने वाला एंड L1 L2 से इक्वल एंगल बनाने वाला, दो ही लाइनें L3 और L4, और कोई है ही नहीं। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये एंगल कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इक्वल एंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इस बात का प्रूफ हो गया जो हमने बोला भी। ठीक है, इसी बात को हमने लिख लिया। रिजल्ट 3 क्या है? इफ ए लाइन L मेक्स equal angles with L1 and L2, then it must be parallel to one of the angular bisectors of L1 and L2. That is, slope of L is equals to slope of L3 or slope of L is equals to slope of L4। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक के पैरेलल होना ही चाहिए। ठीक है, रिजल्ट 4 वो हो गया। रिजल्ट 5, रिजल्ट 4 में क्या बताएगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो बस उनका जो मिड वाला लाइन होगा वही एंगुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। रिजल्ट 5 में क्या है कि देखो, अगर हमने लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिया, चाहे L1 के ऊपर चाहे L2 के ऊपर, उसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला एक बाइसेक्टर से, ये है एंगुलर बाइसेक्टर 1 और ये है एंगुलर बाइसेक्टर 2, एंड दूसरे एंगुलर बाइसेक्टर से डिस्टेंस निकाला P1 एंड P2। तो अगर ये वाला पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को छोड़ दें, बाकी और कोई पॉइंट, तो इस डायग्राम से यू कैन सी कि P1 P2 से ज़्यादा होगा। P1 क्या है? L3 के ऊपर परपेंडिकुलर का लेंथ। ठीक है, कहाँ से? लाइन जो है L1 और L2, उसमें से कोई भी एक लाइन उठा लिया, मतलब अगर हमने ये भी उठाया तो इससे ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो ये ज़्यादा है ऑफ कोर्स। ये परपेंडिकुलर कौन सा है? ये परपेंडिकुलर बेसिकली L1 एंड L2 के बीच में दो तरह के एंगल है, ये एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या बना कि अगर हमने लाइंस के ऊपर L1 और L2 में से किसी भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया और उसका डिस्टेंस निकाला दोनों लाइनों से, सॉरी दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, दोनों एंगुलर बाइसेक्टर से, L3 एंड L4 से, तो जो ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, एक्यूट वाले का कम आएगा। ये ठीक है, ये भी एक तरीका है ये पहचानने का कि इसमें से एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है। मतलब L1/√A1² प्लस B1² बराबर प्लस माइनस L2/√A2² प्लस B2²। तो इसमें से प्लस साइन लेंगे तो L3 और L4 में से एक बाइसेक्टर आ जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा। तो जो ऑब्ट्यूज वाला है वो प्लस के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी के साथ भी आ सकता है। तो उसी को पहचानने का एक तरीका तो ये हो गया, थियोरेटिकल तरीका। प्रैक्टिकली ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली तो इसके आगे पढ़ाया जाएगा, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। ठीक है, ये तो हम ऐसी थियोरेटिकल रिजल्ट बता रहे हैं कि लाइन L1 L2 जो हैं, जो ओरिजिनल लाइंस हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी एक पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस अगर हम दोनों बाइसेक्टर्स से निकालें तो वो ऑब्ट्यूज से डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। For any straight line L1 and L2, distance of its any point, ये ठीक है, except point of intersection ऑफ L1 एंड L2। ये ठीक है, मतलब A पॉइंट छोड़ दिया, वरना A का डिस्टेंस तो सबसे जीरो आ रहा है। A को छोड़ के L1 और L2 के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, इट्स एनी पॉइंट, ये ठीक है, विल बी ग्रेटर फॉर ऑब्ट्यूज
ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर, देन एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। मतलब L1 L2 दो लाइन हो गया, उनमें से कोई भी एक लाइन लिया, मान लिया L1 लिया, उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को छोड़ के उस पॉइंट का एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, सॉरी एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो बाइसेक्टर है एंड ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो बाइसेक्टर है, दोनों से डिस्टेंस निकाला। तो इन दोनों डिस्टेंसेस में जो ऑब्ट्यूज वाला डिस्टेंस है, ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाले एंगुलर बाइसेक्टर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगा। ये रिजल्ट है, ठीक है, और वो हमें डायग्राम से दिख भी रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा कि जैसे इन दो ट्राइंगल में ये डिस्टेंस तो बराबर ही हो गया, इन दोनों एंगल्स में जो एक्यूट वाला एंगल है वो छोटा होगा, ये ऑब्ट्यूज वाला एंगल बड़ा होगा। तो अगर ये एंगल बड़ा है, ठीक है, तो दिस लेंथ विल बी इसका साइन ऑफ दिस। अगर ये एंगल अल्फा है, ये डिस्टेंस माने एल है, तो ये एल साइन अल्फा हो जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल बड़ा होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज वाले का आधा है। तो अगर ये एंगल बड़ा होगा तो इसका साइन भी बड़ा आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 भी बड़ा आएगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर को पहचानने का, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं, लेट एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइन्स से L1 और L2 में से वन ऑफ द लाइन से L1 एंड वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर से L3 इज अल्फा। मतलब एक लाइन लिया, मान लिया L1, और L3 और L4 में से कोई भी एक बाइसेक्टर लिया, मान लिया L3, उसके बीच का एंगल मान लिया अल्फा है, ठीक है। देन इफ tan अल्फा का मॉड इज ग्रेटर देन 1, देन L3 इज ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर, और इफ मॉड tan अल्फा जो है वो लेस देन 1 है, देन L3 इज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो मतलब ये 90 से बड़ा है, अगर ये 90 से बड़ा है तो इसका आधा एंगल ये 45 से बड़ा होगा। अगर ये 45 से बड़ा है तो इसका tan 45 1 होता है, एंड tan इंक्रीजिंग भी होता है, मतलब एंगल बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ेगा 0 और 90 के बीच में। तो अगर एंगल 45 से बड़ा है तो उसका tan 1 से बड़ा होगा। बस यही बताया गया कि अगर tan जो है वो 1 से बड़ा हो जाए। मतलब दोबारा सुना, इनमें से कोई भी एक लाइन उठाया, मान लिया L1, फिर कोई भी एक बाइसेक्टर उठाया, मान लिया L3। अब L1 और L3 के बीच में मान लिया एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। तो अगर tan अल्फा 1 से बड़ा हुआ उसका मतलब क्या है कि अल्फा 45 से बड़ा है, तो जो हमने बाइसेक्टर उठाया है वो ऑब्ट्यूज वाला है। अगर tan अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा हो जाए, मतलब एंगल 45 से छोटा है, तो जो हमने बाइसेक्टर उठाया वो एक्यूट वाला उठाया। बस ये भी एक, मतलब ये जो रिजल्ट 5 है, रिजल्ट 6 है, इसको यूज़ करके हम डिटरमाइन नहीं करेंगे कि एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर को पहचानने का तरीका नहीं है ये। मतलब तरीका है भी, बट हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे इसको। प्रैक्टिकली तो इट इज़ वेरी सिंपल, A1 A2 प्लस B1 B2 को देख के हम बता सकते हैं, उस पर हम आएंगे बाद में। बट ये तो ऐसा हो गया कि थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया ये, ठीक है। मान लिया असर्शन और रीज़न में हम पूछ लें ऐसा, तो मेरे को पता तो होना चाहिए कि क्या मतलब निकल रहा है इसका।